हाय फ्रेंड्स, आज हम भारतीय अर्थशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक के अंतर्गत हम बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारी समिति और बहुत सारी जो संस्थान है और बहुत सारी नीतियां हैं जो बैंकिंग के संबंध में जो बच गई थी, रह गई थी, उनके बारे में आज के लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा बनेगा, आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आती है हमारी मौद्रिक नीति समिति, जिसे MPC भी कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करते हैं। तो मौद्रिक नीति समिति की बात करें तो ये भारत में वह निकाय होता है जो देश की जो मौद्रिक नीति है इसका निर्धारण करती है। ये समिति क्या करती है? भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मूल्य स्थिरता मतलब प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखना, ताकि चीजों के दाम तेजी से बढ़े भी नहीं और तेजी से गिरे भी नहीं, जबकि हमारे आर्थिक विकास के लक्ष्य को भी इसमें ध्यान में रखा जाता है। अब हम देखेंगे जो हमारी मौद्रिक नीति समिति है इसका गठन और इसके लक्ष्य के बारे में। गठन की बात करें तो एमपीसी का गठन उर्जित पटेल समिति है, इसकी सिफारिश पे किया गया था। एमपीसी है तो एमपीसी का गठन किसकी सिफारिश पे किया गया था? हमारे उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पे किया गया था। कार्य की बात करें तो एमपीसी के द्वारा मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता है। एमपीसी के द्वारा क्या किया जाता है? मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता है। इसका लक्ष्य की बात करें तो एमपीसी का प्राथमिक और एकमात्र लक्ष्य क्या होता है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। एमपीसी का प्राथमिक और एकमात्र लक्ष्य क्या होता है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित बनाए रखना। बात करें हमारे इसके द्वारा एक लक्षित मुद्रास्फीति की दर तय की गई है। कितनी लक्षित मुद्रास्फीति की दर तय की गई है? और ये क्या है हमारे? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। मिसप्रिंट में यहाँ लिखा हुआ था, मैं आपको बता दूं, 4 प्लस माइनस 2, ठीक है, परसेंट। ये हमारी उर्जित पटेल समिति थी। इन्होंने तय किया था कि मुद्रास्फीति लक्षित मुद्रास्फीति की दर होनी चाहिए 2 और 4% के बीच में। आप इसे याद रखेंगे कि लक्षित मुद्रास्फीति की दर कितनी होनी चाहिए? 4 प्लस माइनस 2%। तो जिसका अर्थ है कि मुद्रास्फीति की दर 2 से 6% के बीच में होनी चाहिए। बात करें इसे गणना की तो मुद्रास्फीति की गणना के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो हमारा सीपीआई है इसका प्रयोग किया जाता है। आप इसे याद रखेंगे कि किसका प्रयोग करते हैं? सीपीआई का प्रयोग करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है मुद्रास्फीति की गणना के लिए। अब हम बात करें एमपीसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें तो इसकी संरचना और कार्यप्रणाली की। तो एमपीसी एक छोटा और विशेषज्ञ निकाय होता है जो क्या करता है? नीतिगत निर्णय लेता है। अब इसके सदस्य और अध्यक्ष की बात करें तो कुल सदस्य की बात करें तो मौद्रिक नीति समिति में कुल रूप देखें तो 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 6 सदस्य होते हैं इस समिति में। कौन-कौन होते हैं इसके सदस्य? 3 सदस्य तो आरबीआई से होते हैं और 3 सदस्य कहाँ से? भारत सरकार से होते हैं। 3 सदस्य आरबीआई से कौन-कौन होते हैं? तो इन 3 सदस्यों में एक तो आरबीआई का गवर्नर होता है, एक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर होता है जो हमारे मौद्रिक नीति का प्रभारी होता है, और एक आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का नामित एक अधिकारी होता है। आप इसे याद रखेंगे। आरबीआई से 3 व्यक्ति होते हैं, एक तो आरबीआई का गवर्नर होता है, एक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर होता है, ये क्या काम करता है? एक मौद्रिक नीति का प्रभारी होता है, और तीसरा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड होते हैं, उनके द्वारा नामित एक अधिकारी होता है। 3 सदस्य हमारे भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और ये 3 सदस्य भारत सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं जो हमारी विशेषज्ञता, अखंडता और योग्यता के आधार पे चुने जाते हैं। किस आधार पे? विशेषज्ञता, अखंडता और योग्यता के आधार पे चुने जाते हैं। बात करें समिति की तो समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर होता है। बात करें कार्यकाल की तो समिति का कार्यकाल कितना होता है? मौद्रिक नीति समिति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। वर्तमान में देखें तो वर्तमान में एमपीसी का लक्ष्य निर्धारण कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष का है, और कार्य का सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का। आप इसे याद रखेंगे कि जो कमेटी है इसका लक्ष्य निर्धारण कार्यकाल तो हमारा 5 साल का है, और जो सदस्य चुने जाते हैं उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। बात करें मैं अध्यक्ष सदस्यों के कार्यकाल की तो मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष भारत सरकार के द्वारा नियुक्त सदस्यों का कार्यकाल 4 साल का होता है, और वो पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, मतलब एक बार चुन लिए गए तो दोबारा नहीं चुने जाते। इसीलिए तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है उसका कार्यकाल 4 साल का होता है, 4 साल बाद वो हट जाता है। बैठकों की बात करें और मतदान किस तरह से किया जाता है, मतलब निर्णय किस प्रकार से लिए जाएंगे। बैठकों की बात करें तो बैठक आवृत्ति की बात करें तो एमपीसी की बैठक सामान्यतः 2 माह में 1 बार आयोजित की जाती है। हर 2 महीने में 1 बार मौद्रिक नीति कमेटी की बैठक की जाती है, मतलब वर्ष में कम से कम 6 बार बैठकें होती है। क्वारम की बात करें मतलब कम से कम कितने सदस्य आने चाहिए कार्रवाई को शुरू करने के लिए। तो गणपूर्ति के लिए बैठक की जो गणपूर्ति है उसके लिए न्यूनतम 4 सदस्य होने चाहिए। यदि बैठक में 4 से भी कम सदस्य है तब बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता। फिर कास्टिंग वोट या निर्णायक मत की बात करें तो निर्णय मतदान के माध्यम से लिया जाएगा। निर्णय कैसे लेंगे? मतदान के माध्यम से लिया जाएगा, मतलब हर व्यक्ति का एक वोट होगा।
यदि पक्ष और विपक्ष दोनों के मत बराबर है, यदि 3-3 के टाई होते हैं, तो आरबीआई के गवर्नर के द्वारा निर्णायक मत मतलब कास्टिंग वोट डाला जाता है। फिर बात करें हमारे अकाउंटेबिलिटी स्टेटमेंट की, वक्तव्य जारी करना, तो उत्तरदायित्व की बात करें तो एमपीसी को अपने लक्ष्य के प्रति जवाबदेह ठहराया जाता है। यदि मुद्रास्फीति का दर 2 से लेके 6% के बीच में नहीं की जाती है, मतलब यदि वह असफल होती है इस कार्य के लिए, तो उसे क्या है अपना वक्तव्य जारी करना पड़ेगा और उसे क्या है इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाता है। बात करें वक्तव्य की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता की बात करें तो यदि मौद्रिक नीति समिति एमपीसी लगातार 3 तिमाहियां मतलब 9 महीने तक अपने जो लक्ष्य है 2 से 6% के बीच में इसको प्राप्त नहीं कर पाती, चाहे वह 2% से नीचे रहे या 6% से ऊपर, तब एमपीसी को सार्वजनिक रूप से अपना स्टेटमेंट या वक्तव्य जारी करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए। बात करें वक्तव्य में क्या-क्या चीजें बताई जाती है, तो जारी किए गए वक्तव्य में कौन-कौन सी चीजों की समीक्षा की जाती है। एक तो हमारी महंगाई या फिर मुद्रास्फीति है, इसके कारणों का स्पष्टीकरण किया जाता है कि देश के अंदर महंगाई क्यों हो रही है। दूसरी चीज मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए एमपीसी ने कौन-कौन से प्रयास किए, उनकी समीक्षा की जाती है। और तीसरा भविष्य में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन सी योजना बनाई जा रही है, इसके बारे में बताया जाता है। तो ये हमारे वक्तव्य की सामग्री है। अब हम देखेंगे बैंकिंग क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं उनके बारे में देखें। पहली चीज आती है, एक शब्द आपने सुना होगा पीएसएल 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 मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग या प्राथमिक क्षेत्र के ऋण क्या होते हैं बात करें, तो पीएसएल वह अनिवार्य नीति होती है जिसके तहत बैंकों को अपने कुल ऋण योग्य जो राशि है, अपनी जितने भी ऋण योग्य राशि होती है, आपको तो ये तो पता होगा 100% यदि बैंक के पास पैसा है तो उस पूरे 100% का वह लोन नहीं दे सकता, उसमें से बहुत कम राशि होती है जिसका वो लोन दे पाता है। तो अपने कुल ऋण जो योग्य राशि है उसका एक निश्चित हिस्सा समाज के कुछ विशिष्ट और पिछड़े क्षेत्र है उनको देना अनिवार्य है, ये तय कर रखा है। जिन्हें क्या है विकास के लिए विशेष ध्यान की जरूरत होती है, विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है, उनको ही देना अनिवार्य है। यही हमारी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहलाती है। अनिवार्य लक्ष्य की बात करें तो बैंक के द्वारा ऋण योग्य राशि का 40% प्राथमिक क्षेत्र को देना अनिवार्य है। आप इसे याद रखेंगे कि बैंक के द्वारा जो ऋण योग्य राशि है इसका 40% प्राथमिक क्षेत्र को देना अनिवार्य है। अब बात करें प्राथमिक क्षेत्र के घटक और उपलक्ष्य कौन-कौन से हैं। मतलब ये तो आपको पता चल गया टोटल तो आपको 40% देना है। लेकिन 40% किस-किस हिसाब से देना है? एग्रीकल्चर को आपको या कृषि क्षेत्र को कुल ऋण का 18% देना है। अब बात करें 18% में किन-किन को शामिल करेंगे? तो इनमें लघु और सीमांत किसानों को कम से कम 10% लोन देना अनिवार्य है। जो लघु और सीमांत किसान हैं, इनको क्या कम से कम 10% लोन दिया जाना अनिवार्य है। दुर्बल वर्ग जो हमारे वीकर सेक्शन है, इसको कुल ऋण का 12%, जैसे हमारा एससी, एसटी, अल्पसंख्यक समुदाय होती है, तो इनको 12% लोन दिया जाना अनिवार्य है। तो सूक्ष्म उद्योग या माइक्रो इंडस्ट्री की बात करें, तो कुल ऋण का 7.5% इनको दिया जाना अनिवार्य है। अन्य क्षेत्रों की बात करें, अदर सेक्टर्स, अदर एरियाज की, तो इनमें निर्यातक, लघु उद्योग, जो वहनीय आवास, जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्टार्टअप, इन चीजों को शामिल किया जाता है अन्य क्षेत्रों को, तो बाकी का लोन क्या इनको दिया जाना अनिवार्य है। तो आप इसको समझ चुके हैं कि 40% तो टोटल देना है, जिसमें 10-18% तो कृषि क्षेत्र को और 18 में क्या 10% तो लघु और सीमांत कृषक किसानों को दिया जाना अनिवार्य है। दुर्बल वर्ग को 12% दिया जाना चाहिए, सूक्ष्म उद्योग को 7.5%। अब बात करें कि यदि 40% लोन दिया जाना अनिवार्य है, सब कैटेगरी पे आपको दिखा दिए कि इन इनको भी लोन दिया जाना अनिवार्य है। यदि कोई भी बैंक अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता, तो आरबीआई क्या है उनको दंड देता है, उनको क्या है दंड देता है। यदि कोई भी बैंक पीएसएल के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, तब शेष राशि मतलब जैसे मान लीजिए 40% अनिवार्य है और यदि 35% तक तो कर पाता है लेकिन 40% नहीं कर पाता, मतलब 5% वह नहीं कर पाया, तो शेष राशि वह ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि, तो आरआईडीएफ है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसमें उसको जमा करवाना पड़ता है। आरआईडीएफ क्या होता है? नाबार्ड जो है पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इसके अधीन काम करता है। आरआईडीएफ क्या करता है? हमारे नाबार्ड के अधीन काम करता है। बात करें विशेष बैंकों के लिए लक्ष्य, ये तो हमने नॉर्मल बैंक थे उनके लिए 40% था, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्त बैंकों के लिए ये है 75% का लक्ष्य रखा गया है कि उनको जो पीएसएल सेक्टर है उसमें 75% तक लोन का डिस्बर्समेंट करना पड़ेगा। अब बात करें पीएसएल सर्टिफिकेट की, यदि कोई भी बैंक जो अ, अपने लक्ष्य के अनुसार क्या है कि लोनों का डिस्बर्समेंट कर देता है, तो उनको पीएसएल सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। यदि ज़्यादा करता है तो ज़्यादा भी कर सकता है। शुरुआत की बात करें तो व्यवस्था की शुरुआत सन 2016 में की गई थी। किसकी? पीएसएल सर्टिफिकेट की। होता क्या है इसके अंदर? जो बैंक पीएसएल के लक्ष्य से अधिक ऋण देते हैं, मतलब 40% देने थे, लेकिन कोई 60% दे दिया, तो 20% उसने ज़्यादा दे दिया। तो उसको क्या है पीएसएल सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं कि भैया
किसी ने 20% किया, हमने 60% कर दिया। तो बाकी के एक्स्ट्रा जो हमारे पास 20% है, तो कोई भी बैंक है उसे खरीद सकता है। कोई भी बैंक है उन 20% को खरीद सकता है और अपना 40% कर सकता है। तो ऐसे ही शुरुआत 2016 से की गई थी, जिसमें कि जो बैंक ज़्यादा डिस्बर्समेंट करता है, ऋण देते हैं, वो क्या पीएसएल सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। जो बैंक पीएसएल के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा, वह बैंक क्या पीएसएल जो सर्टिफिकेट है, जारी करने वाले बैंक से पीएसएल सर्टिफिकेट खरीद सकता है। आप इसे याद रखेंगे, उससे खरीद सकता है। अब बात करें उस सर्टिफिकेट की कीमत क्या होगी, तो पीएसएल सर्टिफिकेट का मूल्य क्या मांग और आपूर्ति से निर्धारित किया जाता है कि कितनी मांग और कितनी आपूर्ति की जा रही है, जिससे क्या पीएसएल ऋण की कमी को बाजार आधारित तंत्र से पूरा किया जा सकता है कि बाजार में पीएसएल सर्टिफिकेट कितना है, उसके आधार पे उसकी कीमत डिसाइड की जाएगी। फिर एक शब्द आता है सीएआर। सीएआर का मतलब होता है कैपिटल एडिक्वेट सी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब पूंजी पर्याप्तता अनुपात क्या होता है। तो सीआर वो अनुपात होता है, सीआर क्या होता है, वो अनुपात होता है जो बैंक की जोखिम लेने की क्षमता को नापता है कि बैंक कितना जोखिम ले सकता है, इसकी क्षमता को नापने के लिए सीआर शब्द सामने आता है। ये सुनिश्चित करता है कि बैंक के पास अप्रत्याशित नुकसान को सहने की कितनी पूंजी है। भाई बैंकों को यदि कोई बंदा पैसे खा के भाग जाए या कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, तो बैंक के पास कितनी पूंजी है जिससे वह उन नुकसानों को झेल सकती है। वही हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहलाता है। परिभाषा के रूप में देखें तो बैंकों को अपनी जो हमारी जोखिम वाली परिसंपत्ति होती है, हमारा रिस्क वेटेड एसेट्स होते हैं, इनका एक निश्चित प्रतिशत पूंजी के रूप में रखना पड़ता है कि कभी भी जरूरत पड़ जाए तो उस पैसे को काम में लिया जा सके। तो पूंजी कितनी है। अब इसका आधार क्या है, सीएआर की अवधारणा हमारे बैसल मानकों के आधार पर अपनाई जाती है। जो हमारे स्विट्जरलैंड का एक शहर है बैसल शहर, वहां से ये हमारे मानक आए थे। तो उसके आधार पर बनाया गया था हमारा सीएआर की अवधारणा। फिर बात करें बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बीआईएस की बात करें, इसकी स्थापना हमारे 1930 में की गई थी। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बीआईएस की स्थापना कब की गई थी, 1930 में। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में। ये क्या काम करता है, ये हमारे केंद्रीय बैंकों की एक संस्था है। मतलब जितने भी हमारे दुनिया के केंद्रीय देश है, उनके जो केंद्रीय बैंक है, उन्होंने मिलकर एक संस्था बनाई है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बीआईएस। बैंकिंग क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य करती है। केंद्रीय बैंकों की एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों को पूरा करवाती है। साथ ही साथ बैंकिंग क्षेत्र के विकास के लिए जो बेसल मानक है वो जारी करती है कि बैंकों को किस तरह से विकास करना चाहिए और किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए। बात करें बेसल्स की, तो बेसल्स जो बीआईएस है, उन्होंने कौन कौन से मानक तैयार किए। तो सबसे पहले बेसल्स मानक आए थे 1988 में, जो पहले मानक थे। दूसरे आए थे 2004 में, जो दूसरे मानक, और लेटेस्ट में और तीसरे मानक आए 2010 में। वर्तमान में यह मानक लागू है, जिसके अनुसार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम सीआर 8% होना चाहिए कि किसी भी केंद्रीय बैंक को 8% तक सीआर तय करना चाहिए। और ये अंतरराष्ट्रीय मान्यता के अनुसार तय है कि 8% पैसा तो उसको सेफ रखना ही रखना है। अब भारत में इसकी स्थिति क्या है उसकी बात करें, भारत की स्थिति की बात करें तो आरबीआई सन 1996 से में बीआईएस का सदस्य बन गया था। भारत में पहली बार बैसल मानक 1999 में अपनाए गए थे। वर्तमान की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुसार भारत में बैंक विशिष्ट सीआर की आवश्यकता होती है। क्या, बैंक विशिष्ट सीआर मतलब अलग अलग बैंकों की अलग अलग सीआर हो सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सीआर सामान्यतः कितनी 12% रखी जाती है, जबकि दुनिया के लिए 8% तय की गई है। अन्य बैंकों के लिए ये क्या 9% तय की गई है सीएआर। मतलब आरबीआई की आवश्यकताएं क्या अंतरराष्ट्रीय मानकों से अधिक कठोर है। मतलब जो आरबीआई ने जो सीएआर की जो पूंजी है उसको ज्यादा कठोरता से अपनाया है। मतलब जो हमारे नॉर्मल बैंकों के लिए तो 9%, और जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के मतलब सरकारी बैंक है उनके लिए 12% ये तय की गई है, जबकि दुनिया के लिए ये केवल 8% ही चल रही है। फिर एक शब्द आता है हमारा कॉल मनी मार्केट। क्या आता है, कॉल मनी मार्केट, जिसको हिंदी में भी कॉल मनी मार्केट ही कहते हैं। कॉल मनी मार्केट क्या होता है, कॉल मनी मार्केट अंतर बैंक लेन-देन का एक हिस्सा होता है। क्या होता है, दो बैंकों के बीच में लेन-देन होते हैं, उसका एक हिस्सा होता है, जहाँ बैंक क्या अपनी तात्कालिक नगद आवश्यकताओं को पूरे करते हैं। मतलब एक बैंक को अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाती है, कैश की जरूरत पड़ जाती है, तो वह क्या करता है, दूसरे बैंक के पास तुरंत जाता है और पैसे मांग लेता है। तो यही हमारी कॉल मनी मार्केट कहलाती है। मतलब तो वह ये वो बाजार होता है जहां बैंक क्या अपने दिन प्रतिदिन की तरलता की कमी और अधिकता को दूर करने के लिए आपस में नकद का लेन देन करते हैं। किसी बैंक के पास पैसे ज्यादा आ जाते हैं तो कभी कभी किसी बैंक के पास पैसे की कमी आ जाती है, तो ज्यादा आ जाते हैं वो कमी वाले को दे देता है। शर्तें क्या होती है, लेन-देन की सभी शर्तें फ़ोन कॉल पर ही निर्धारित कर दी जाती है कि भैया कितने पैसे देंगे और कितने पैसे का क्या ब्याज लगेगा। बात करें कॉल रेट की, जैसे कॉल रेट या कॉल दर, कॉल का मतलब फ़ोन करना, फ़ोन पे निर्धारित होता है इसलिए इसे कॉल रेट कहते हैं।
कॉल रेट की बात करें तो बैंकों के इस लेन-देन की प्रक्रिया में ली जाने वाली जो ब्याज दर होती है, उसे ही कॉल दर कहा जाता है। कॉल दर की बात करें तो कॉल दर में सबसे ज़्यादा उतार-चढ़ाव होता है। मतलब कभी-कभी ज़रूरत के अनुसार इसकी दरें बढ़ जाती है, कभी-कभी घट भी जाती है। क्यों? क्योंकि ये तरलता की माँग और आपूर्ति को तुरंत प्रतिक्रिया देता है कि माँग की ज़्यादा है, तो इसकी दर बढ़ जाती है और माँग कम है, तो इसकी दर कम हो जाती है। तो माँग और आपूर्ति पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। अचानक इसकी रेट बढ़ जाती है, अचानक ही घट जाती है। आरबीआई क्या करती है, जब नीतिगत दरें निर्धारित करता है, तब कॉल दर को संदर्भ के रूप में लिया जाता है कि कॉल दर कितनी है, उसी के आधार पे क्या है, जो हमारी नीतिगत दरें हैं, मौद्रिक नीति की दरें हैं, उसको निर्धारित किया जाता है। फिर अवधि के आधार पे देखें तो हमारे कॉल मनी क्या होती है? यदि धन नगद 1 दिन के लिए लिया जाता है तो उसे कॉल मनी कहते हैं। और नोटिस मनी की बात करें तो यदि धन या नगद 2 से 14 दिन के लिए लिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? नोटिस मनी कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे, नोटिस मनी मतलब 2 से 14 दिन के लिए और कॉल मनी केवल 1 दिन के लिए होती है। फिर अंतर्राष्ट्रीय घरेलू बाजार की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा संस्थान है लंदन में। क्या? अंतर्राष्ट्रीय घरेलू बाजार की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा संस्थान है हमारे लंदन में। तो इसकी ब्याज दरें क्या है? लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, जिसे लिबोर कहा जाता है, जिसे अब क्या समाप्त कर दिया गया है और इसकी जगह एसओएफआर जैसे नए बेंचमार्क आ गए हैं। लेकिन पहले क्या है, लिबोर चलता था। लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, जो 2 अलग-अलग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैंक होते थे, उनके अंदर लेन-देन का जो रेट होती थी, उसे लिबोर कहते हैं। और भारत का सबसे बड़ा कौन है? मुंबई। और इसकी ब्याज दर को क्या कहते हैं? मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, जिसे मिबोर कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे। लिबोर को तो खत्म कर दिया गया और उसकी जगह क्या आ गया अब? एसओएफआर। अब हम देखेंगे, हमने बेसल मानक देखे। बेसल मानक के तहत है ना, हमने जो हमारी केंद्रीय बैंक है वो नीतियां बनाता है। अब सीधी-सीधी तो नीतियां बना नहीं सकते, इसके लिए हमें भी कुछ समितियों का गठन करना पड़ता है। अब बेसल मानकों को भारतीय बैंकों पर लागू करने के लिए कि किस हद तक इनको लागू किया जा सकता है, बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था। इनमें से एक समिति है हमारी नरसिम्हम समिति फर्स्ट। नरसिम्हम समिति की बात करें तो औपचारिक रूप से जो वित्तीय क्षेत्र समिति भी इसे कहा जा सकता है। वैसे तो नरसिम्हम समिति कहते हैं, लेकिन इसे वित्तीय क्षेत्र समिति भी कहा जा सकता है। अब इसका गठन क्या, भारतीय बैंकिंग प्रणाली को अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धी और लाभप्रद बनाने के उद्देश्य से किया गया था। स्थापना की बात करें तो नरसिम्हम समिति प्रथम की स्थापना 1991 में की गई थी, जो हमारे भारत में आर्थिक उदारीकरण मतलब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआती चरण था। अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता एम नरसिम्हम ने की थी, जिन्हें क्या भारतीय बैंकिंग सुधारों का जनक कहा जाता है। बात करें समिति की तो समिति ने कौन कौन सी सिफारिशें दी थी। तो समिति की सिफारिशों का मुख्य उद्देश्य क्या था? हमारे सरकारी नियंत्रण को कम करना, बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाना और बैंकों के स्वास्थ्य में सुधार करना था। अब उन्होंने कौन कौन सी सिफारिश दी उनकी बात करें। पहली उनकी सिफारिश थी संरचनात्मक और स्वामित्व संबंधी सुधार, मतलब राष्ट्रीयकरण पे रोक लगाई जानी चाहिए। इससे पहले 2 बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, लेकिन इन्होंने कहा राष्ट्रीयकरण पर रोक लगाई जानी चाहिए, मतलब भविष्य में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कभी भी नहीं किया जाना चाहिए। पहली सिफारिश तो उनकी ये थी। दूसरी सिफारिश की बात करें तो निजी बैंकों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो निजी क्षेत्र के बैंकों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो हमारा बैंक बंधन बैंक लेटेस्ट बनने वाला बैंक था, जो प्राइवेट बैंक या निजी बैंक था। विदेशी बैंकों को प्रोत्साहन की बात करें, विदेशी बैंकों को भारत में काम करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सरकारी हिस्सेदारी की कमी की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है, सरकारी बैंक है, उनमें सरकार की हिस्सेदारी को कम किया जाना चाहिए। क्या? सरकार की जो हिस्सेदारी उसको कम किया जाना चाहिए और कम करके 51% तक लाया जाना चाहिए। मतलब 49% हिस्सेदारी निजी निवेशकों के लिए खोल दी जानी चाहिए कि निजी निवेशक उसमें पैसा लगा सके। तो ये कुछ सिफारिशें थी संरचनात्मक और स्वामित्व संबंधी सुधार की। अब नियामक और परिचालन के सुधार के लिए कौन-कौन सी सिफारिशें दी थी? पहली सिफारिश थी हमारी सीआरआर, एसएलआर में कमी करना, मतलब नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर और सावधिक तरलता अनुपात एसएलआर, इनको कम कर देना चाहिए, ताकि बैंकों के पास ऋण देने के लिए ज्यादा से ज्यादा संसाधन उपलब्ध हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऋण दे सके। फिर बैंकों में त्रिस्तरीय बैंकिंग व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। बैंकिंग में क्या? त्रिस्तरीय बैंकिंग व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। भारत में निम्नलिखित त्रिस्तरीय बैंकिंग व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब एक तो होनी चाहिए हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैंक, मतलब भारत में कम से कम 3 से 4 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैंक होने चाहिए। फिर होने चाहिए राष्ट्रीय स्तर के बैंक, तो भारत में 8 से 10 राष्ट्रीय स्तर के बैंक होने चाहिए। और होने चाहिए हमारे लोकल बैंक, जिन्हें स्थानीय बैंक कहते हैं। तो भारत में स्थानीय बैंकों की संख्या अधिक या बहुत अधिक होनी चाहिए, मतलब स्थानीय क्षेत्र के बैंक ज्यादा होने चाहिए। फिर उन्होंने तीसरी जो सिफारिश थी वो ऋण वसूली और सूचना प्रणाली सुधार की। तो उन्होंने क्या, डीआरटी की स्थापना की बात कही थी, मतलब ऋण वसूली प्राधिकरण की स्थापना के लिए कहा।
तो बैंकों को जो बुरे लोन होते हैं, जिनके मतलब जिनके चांस ही नहीं है कि उनको पैसा आ जाएगा एक बार लोन देने के बाद, कई ऐसे लोन होते हैं जिनमें संभावना नहीं होती कि पैसा वापस आएगा। तो ऐसे लोनों को हम बैड लोन या बुरे लोन कहते हैं। इनकी समस्या से निपटने के लिए और तेजी से वसूली करने के लिए ऋण वसूली प्राधिकरण या डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल की स्थापना की जानी चाहिए। अब इस तरह देखें तो भारत में 1993 में 29 ऋण वसूली प्राधिकरण खोले गए थे। इसी की वजह से क्या है, 29 क्या ऋण वसूली प्राधिकरण या डीआरटी खोले गए थे। फिर केंद्रीय एजेंसी की स्थापना की बात करें, केंद्रीय एजेंसी की स्थापना की बात करें तो ऋण सूचनाओं को साझा करने के लिए पहले क्या होता था, एक व्यक्ति पहले एक बैंक से लोन लेता था और उसको नहीं चुकाता था, फिर क्या करता दूसरे बैंक से लोन ले लेता था, उसको भी नहीं चुकाता था, तीसरे बैंक से लोन ले लेता था, उसको भी नहीं चुकाता था। पहले क्या होता था, एक दूसरे के बैंकों के वालों को पता ही नहीं होता था कि इस व्यक्ति ने और बैंकों से लोन लिया है या नहीं लिया है। तो हमारी नरसिम्हा समिति ने कहा कि भाई एक ऐसी केंद्रीय एजेंसी बनाई जाए, जब भी व्यक्ति किसी भी बैंक से लोन ले तो उस केंद्रीय एजेंसी के पास उसकी सूचना जानी चाहिए और वह चेक कर ले, और दूसरी बार यदि वह लोन लेगा तो केंद्रीय एजेंसी से पूछ लिया जाए कि इस व्यक्ति ने पहले भी कभी लोन लिया है या नहीं, और लिया है चुकाया है या नहीं। तो ऐसी केंद्रीय एजेंसी की स्थापना की इसने सिफारिश की थी। तो ये क्या करता है, ऋण सूचनाओं मतलब क्रेडिट इंफॉर्मेशन को साझा करने के लिए एक केंद्रीय इस एजेंसी की स्थापना की बात करता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वर्ष 2000 में क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड मतलब सिबिल की स्थापना की जाती है। सिबिल के द्वारा ही व्यक्तियों और संस्थाओं के ऋण इतिहास के आधार पर सिबिल स्कोर जारी किया जाता है। इसका सिबिल स्कोर ज्यादा है अर्थात ये लोन देने के लिए योग्य व्यक्ति है, कम है तो नहीं है। नरसिम्हम समिति प्रथम की सिफारिशों ने क्या किया, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को अधिक बाजार उन्मुख और प्रतिस्पर्धी बनाने में नींव रखी थी। ये हमारी नरसिम्हम समिति प्रथम की सिफारिश थी। अब आती है हमारे नरसिम्हम समिति सेकंड और उसकी सिफारिशों की बात करें तो नरसिम्हम समिति सेकंड का गठन भी हमारे बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा मजबूती और दक्षता को बढ़ाने के लिए किया गया था, ताकि भारतीय बैंक क्या अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतर सके। इसकी स्थापना की बात करें तो नरसिम्हम समिति सेकंड की स्थापना सन 1998 में की गई थी, जो एशियाई वित्तीय संकट के ठीक बाद आया था। एशियाई वित्तीय संकट आया उसके ठीक बाद हमारी समिति का गठन किया गया था। अध्यक्ष कौन थे इसके, एम नरसिम्हम ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब बात करें इसकी सिफारिशों की, इन्होंने कौन कौन सी सिफारिशें की थी। तो ये समिति सेकंड थी, नरसिम्हम समिति सेकंड की सिफारिशें मुख्य रूप से हमारे बैंकिंग संरचना को मजबूत करने और जोखिम प्रबंधन में सुधार लाने और स्वामित्व में जो सरकारी भागीदारी इसको कम करने पे केंद्रित थी। कौन कौन सी सिफारिशें, एक एक करके इनको देखना शुरू करते हैं। पहली सिफारिश आती है बैंकों का विलय और पुनर्निर्माण, मतलब मर्जर की बात इसने कही बैंकों के विलय की। तो ये इन्होंने कहा बैंकों का विलय किया जाना चाहिए, मतलब बड़े बड़े बैंकों या बड़े से छोटे बैंक का विलय किया जाना चाहिए, ताकि बड़ी और मजबूत संस्थाएं बना सके। लेकिन उन्होंने विलय के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त रखी थी। उन्होंने कहा कमजोर बैंक का विलय मजबूत बैंक में नहीं किया जाना चाहिए। इससे क्या नुकसान है, इससे मजबूत बैंक की वित्तीय आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। वित्तीय स्थिति या आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, क्यों, क्योंकि कमजोर बैंक क्या करता है, खुद की स्थिति तो खराब है लेकिन जो बड़ा बैंक है उसकी स्थिति भी खराब कर सकता है। फिर क्या कहा उन्होंने, कमजोर बैंक का उपचार की, कमजोर बैंक को क्या बना देना चाहिए, नैरो बैंक बना देना चाहिए। अब बात आती है नैरो बैंक क्या आते हैं। उन्होंने क्या सिफारिश दी, कमजोर बैंकों को नैरो बैंक बना देना चाहिए, न कि किसी बड़े बैंक में विलय करने की बजाय। बात करते हैं नैरो बैंक क्या होता है। तो नैरो बैंक वो बैंक होते हैं जो केवल सुरक्षित क्षेत्र मतलब जो सरकारी प्रतिभूतियां उन्हीं को लोन देते हैं, उन्हें नैरो बैंक कहते हैं, जनता को लोन नहीं देते हैं। उद्देश्य क्या है इसका, कमजोर बैंकों को जोखिमपूर्ण ऋण देने से रोकना, ताकि ऐसे लोन देने से उनको रोका जा सके जहां से पैसे वापस ही ना आए, और उनके जो बुरे लोन लोन होते हैं, बैड लोन्स, उनको धीरे धीरे कम करते वित्तीय रूप से उनको मजबूत करना, यही हमारे नैरो बैंक की परिभाषा होती है। फिर स्वामित्व और नियमन की बात करें तो सरकारी हिस्सेदारी में कमी करना इनका के लिए कहा, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी को और कम करके 33% ही किया जाना चाहिए। जबकि जो पहली समिति थी तो पहली समिति ने तो 51% की सिफारिश दी थी, इस समिति ने 33% पे इसको ले आए कि 33% तक की हिस्सेदारी होनी चाहिए। बैसल मानकों का अनुपालन की बात करें तो भारतीय बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए बैसल मानक या बासेल मानक है उनको अपनाया जाना चाहिए। फिर डीएफआई का रूपांतरण की बात करें, डीएफआई जो हमारे डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है तो उनकी बात करें तो विकास वित्त संस्थानों को बैंक में बदल देना चाहिए। इसी वजह से हमारे आईसीआईसी जो संस्थान था उसको आईसीआईसी बैंक में बदल दिया गया। तो डीएफआई है मतलब विकास वित्त संस्थान, उनको बदल के क्या बना दिया जाना चाहिए, बैंक में बदल दिया जाना चाहिए। तो इसीलिए आईडीबीआई पहले संस्थान था अब बैंक बन गया, और इन्हीं की सिफारिश के फलस्वरूप आईसीआईसी 2002 में और आईडीबीआई 2004 में जैसे जो डीएफआई थे उनको वाणिज्यिक बैंकों में बदल दिया गया था। फिर नरसिम्हम समिति सेकंड की सिफारिशों ने क्या भारत में बड़े पैमाने पे विलय की लहर चलाई और डीएफआई से
बैंक में रूपांतरण की प्रक्रिया को तेज किया। अब इन्होंने क्या कहा कि विलय होना चाहिए, तो भारत में बैंकों के हालिया विलय की सूचना देख लेते हैं, प्रतिक्रिया कि किस बैंक में किसका विलय किया गया था। तो बैंकों के हालिया विलय की प्रक्रिया 2017 में शुरू हुई और 2020 में इसका सबसे बड़ा चरण पूरा हुआ था, जिससे देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या काफी कम, मतलब केवल 12 ही रह गई, जिसमें एक तो हमारा एसबीआई था और अन्य 11 बैंक थे। 2017 की बात करें, 2017 में शुरुआती विलय किए गए थे, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 5 सहयोगी बैंक थे, जैसे हमारे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। तो ये हमारे 5 सहयोगी बैंक थे। साथ ही साथ हमारी भारतीय महिला बैंक थे, इनका विलय खुद में कर लिया, मतलब एक बहुत बड़ा बैंक बन गया। परिणाम ये हुआ कि विश्व एसबीआई क्या है, दुनिया के शीर्ष टॉप 50 बैंकों में शामिल हो गया, जिनकी पूंजी हमारे वैश्विक स्तर की हो जाती है। 2019 में 3 बैंकों को विलय किया गया। तो ये कौन-कौन से बैंक थे? एक हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा था, इसमें देना बैंक और विजया बैंक को शामिल कर लिया। परिणाम ये है कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया। दूसरे नंबर पर हमारा पीएनबी था। 2020 में मेगा विलय किया गया, तो विलय का सबसे बड़ा चरण था 2020 का, तो हमारा 1 अप्रैल 2020 से चालू हुआ था और इस प्रक्रिया में 10 बैंकों को 4 बैंकों में मिला दिया गया। 10 बैंकों को क्या किया? 4 बैंकों में मिला दिया गया। जैसे कि कौन सा बैंक किसमें मिला? तो पंजाब नेशनल बैंक दुनिया भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, इसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन 2 बैंकों को मिला दिया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में क्या-क्या मिलाया गया? तो इसमें आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक, इनको मिला दिया गया। केनरा बैंक में हमारा सिंडिकेट बैंक और इंडियन बैंक में हमारे इलाहाबाद बैंक को, इन बैंकों को आपस में मिला दिया गया 2020 में। बात करें विलय के क्या परिणाम निकले? विलय के परिणामों की बात करें, तो विलय के बाद भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है, उनकी संख्या पहले 27 थी, अब ये घट के कितनी 22 ही 12 ही रह गई है। अर्थात जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, पहले तो 27 थे और ये घट के कितने केवल 12 रह गए। बात करें विलय से पूर्व कितने 27 थे, विलय के बाद केवल 12 रह गए। उद्देश्य क्या था इनको विलय का? तो हमारा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना। विलय का उद्देश्य क्या था? हमारा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना, प्रशासनिक और परिचालन लागत को कम करना और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना इनका मुख्य उद्देश्य था। जो हमारे नरसिम्हम सेकंड की जो सिफारिशें थी, इनको बैंकों के विलय के पक्ष में थी। इस व्यापक सरकारी रणनीति के पीछे एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत की तरह काम कर रही थी। तो हमने नरसिम्हम समिति की सिफारिश देख ली। अब एक शब्द आता है हमारा वित्तीय समावेशन या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन। कई बार परीक्षा में आ जाता है कि क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो वित्तीय समावेशन क्या होता है? एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? समाज के उन सभी वर्गों तक जो हमारे छूट गए, पीछे छूट गए उन वर्गों की बात करें, तो उन सभी वर्गों तक गुणवत्तापूर्ण वित्तीय सेवाएं और उत्पादों को वहनीय दर, मतलब अफोर्डेबल जो रेट्स होते हैं, उन रेट्स पे पहुंचाना होता है, जो हमारे पारंपरिक रूप से इन सेवाओं से वंचित रह गए थे। तो उन तक हमें जो उत्पाद और सेवाएं हैं, उनको वहनीय दर या अफोर्डेबल रेट्स तक पहुंचाना है। अब बात करें हमारे वित्तीय उत्पाद की, तो उसमें किन-किन चीज़ों को शामिल करते हैं। तो वित्तीय समावेशन के दौरान निम्नलिखित आवश्यक वित्तीय उत्पाद उपलब्ध करवाए जाते हैं। जैसे एक तो हमारा बैंक खाता खोलना, तो सभी के लिए औपचारिक बैंकिंग प्रणाली तक पहुँच सुनिश्चित बनाई जाती है। क्या? सभी के लिए औपचारिक बैंकिंग प्रणाली तक पहुँच सुनिश्चित करना। दूसरा ऋण सुविधा उपलब्ध कराना, मतलब उत्पादक गतिविधियों के लिए आसान और औपचारिक ऋण, जैसे हमारा मुद्रा लोन, तो इस तरह के लोन उपलब्ध कराना। एक बीमा सुविधा उपलब्ध कराना, मतलब जीवन और स्वास्थ्य संबंधी जो जोखिम होते हैं, इनके लिए सुरक्षा, जैसे हमारी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो इस तरह की बीमा योजना से संबंधित जो उत्पाद है, वो उपलब्ध कराना। एक पेंशन सुविधा उपलब्ध कराना, मतलब वृद्धावस्था के लिए वित्तीय सुरक्षा, जैसे हमारा अटल पेंशन योजना, ये उपलब्ध कराना। निवेश के लिए अवसर उपलब्ध कराना, मतलब सुरक्षित निवेश विकल्पों तक पहुंच प्रदान करना। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, तो लोगों को सूचित जो वित्तीय निर्णय लेने के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करना। तो ये कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो वित्तीय समावेशन के जरिए क्या जो हमारे ऐसे वर्गों तक पहुंचाए जाते हैं जो इनकी पहुंच से दूर होते हैं। फिर एक इंडेक्स आता है, इंडेक्स का नाम है वित्तीय समावेशन सूचकांक, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वित्तीय समावेशन की सीमा को नापने के लिए एक समग्र सूचकांक जारी किया जाता है। क्या किया जाता है? एक समग्र सूचकांक जारी किया जाता है। जारी कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। जारी करने का क्या समय? हर साल जुलाई महीने में ये सूचकांक जारी किया जाता है। सूचकांक में सीमा क्या होती है? मूल्य सीमा क्या होती है? तो सूचकांक में 0 से 100 के बीच सूचकांक होता है। 0 का मतलब कि इस क्षेत्र का कोई भी वित्तीय समावेशन नहीं है। 100 का मतलब होता है पूर्ण तरह से वित्तीय समावेशन कर दिया गया, मतलब उस क्षेत्र की जो जनता है, उनको पूर्ण रूप से वित्तीय जो सेवाएँ हैं, सुविधाएँ वो उपलब्ध हो रही है।
सूचकांक कारक या भारांश की बात करें कि सूचकांक को कैसे चेक किया जाता है और किसको कितना भार दिया जाता है। तो वित्तीय समावेशन सूचकांक की गणना 3 व्यापक कारकों के आधार पे की जाती है। कितने आधार पे? 3 व्यापक कारक है, फैक्टर्स है, जिनके आधार पे इनकी गणना की जाती है, जो हमारे समावेशन के विभिन्न पहलुओं को दिखाते हैं। जैसे कि 3 कारक कौन-कौन से हैं, उनकी बात करें। पहला कारक आता है पहुँच मतलब एक्सेस, दूसरा उपयोगिता मतलब यूजेज, तीसरा गुणवत्ता मतलब क्वालिटी। ये 3 कारक है जिनके आधार पर तय कर सकते हैं कि वित्तीय समावेशन हुआ है या नहीं। पहुँच या एक्सेस की बात करें, इसका मापन है कि क्या वित्तीय सेवाएँ लोगों को उपलब्ध है। यदि हाँ, तो 35% भारांश है। उपयोगिता की बात करें तो पहली चीज़ आ गई कि वित्तीय सेवा उपलब्ध है। दूसरा सवाल आता है कि लोग वास्तव में उन सेवाओं का कितना उपयोग कर रहे हैं, है और उपयोग, यदि उपयोग कर रहे हैं तो 45%। गुणवत्ता की बात करें कि वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध भी है, उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता कैसी है? मतलब वित्तीय साक्षरता कैसी है? उपयोग उपभोक्ता संरक्षण कैसा है? तो ये दोनों चीज़ों को देखा जाता है गुणवत्ता के अंदर। यदि ये है तो 20% वेटेज या भारांश दिया जाता है। इस तरह 100% भारांश हो जाता है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो उपयोगिता मतलब यूजेज को सर्वाधिक भारांश मतलब 45% दिया गया है, जो ये दिखाता है कि केवल सेवाओं को उपलब्ध कराना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनका वास्तविक उपयोग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक योजना आती है जो है बैंकिंग लोकपाल योजना, उसकी बात करें तो बैंकिंग लोकपाल क्या होता है? एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण होता है। कई बार क्या होता है, हम बैंकों में जाते हैं और बैंकों के सब में जाने के बाद हमें वित्तीय सेवाएं उपलब्ध नहीं होता है या फिर गलत सेवाएं उपलब्ध हो जाती है और बैंक वाले या मैनेजर हमारी बातें नहीं सुनते हैं, तो हम इनकी शिकायत कहाँ कर सकते हैं? इसके लिए हमारा बैंकिंग लोकपाल बनाया गया है, जो क्या है एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी होती है, जिसे हमारे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों का त्वरित और सस्ता समाधान प्रदान करने के लिए नियुक्त किया जाता है। बात करें ऐतिहासिक और उद्देश्य की, पहली बार स्थापना कब की गई थी? तो भारत में बैंकिंग लोकपाल योजना पहली बार 1995 में शुरू की गई थी। कब? 1995 में। अब इसका उद्देश्य क्या था? ग्राहकों को शिकायत निवारण के लिए एक वैकल्पिक, सरल और प्रभावी मंच प्रदान करना। एक ग्राहक जहां आसानी से जाके अपनी शिकायतें सरल, वैकल्पिक और प्रभावी रूप से दर्ज कर सके। बात करें शिकायत निवारण तंत्र की पुराना और एकीकृत की, उसकी बात करें तो शिकायत करने की प्रक्रिया में मुख्यतः 3 स्तर होते हैं। बैंकों के संबंध में शिकायत करने के लिए कितने? 3 स्तर होते हैं। हालांकि अब क्या शिकायत निवारण की प्रक्रिया को आरबीआई ने 2021 में एकीकृत लोकपाल योजना के तहत चेंज कर दिया गया है। लेकिन अब देखते हैं इसकी योजना के तहत सबसे पहले क्या आता है। जैसे आपको शिकायत करनी है, सबसे पहले आप बैंक में जाएंगे और संस्था के मैनेजर से बात करेंगे। तो ग्राहक को बैंकिंग संबंधी सेवाओं के प्रति किसी प्रकार की शिकायत सबसे पहले संबंधित बैंक या वित्तीय संस्था के मैनेजर मतलब नोडल अधिकारी से करनी पड़ेगी। फिर वो भी आपकी बात नहीं सुनता तो आपको लोकपाल में जाना पड़ेगा वर्तमान में। यदि बैंक 30 दिन के भीतर आपकी शिकायत का समाधान नहीं करता या फिर ग्राहक समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो एकीकृत लोकपाल योजना के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है। इसमें क्या हमारे बैंकिंग, एनबीएफसी और डिजिटल लेन-देन को लोकपाल को मिला दिया गया है, मतलब किसमें? लोकपाल में। फिर इससे भी आप संतुष्ट नहीं है लोकपाल की समाधान से, तो आप अपीलीय प्राधिकरण में जा सकते हैं। लोकपाल के फैसले के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकरण मतलब भारतीय रिजर्व बैंक का जो डिप्टी गवर्नर होता है, उसके पास आप जाके शिकायत कर सकते हैं। तो शिकायत निवारण तंत्र बैंक का। बात करें हम लोकपाल की शक्तियों के बारे में, तो जुर्माने की शक्ति होती है लोकपाल की। तो बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों को जो वास्तविक हानि है उसके लिए बैंक को मुआवजा देने का निर्देश कर सकता है कि बैंक उसको जो शिकायत करता है उसको मुआवजा दे। जुर्माना क्या है? 1 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है बैंक पर। वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में लोकपाल ग्राहक की हुई जो वास्तविक हानि और मानसिक पीड़ा के लिए साथ ही साथ बैंक की ओर से हुई देरी इसके लिए मुआवजा देने का भी आदेश दे सकता है कि भैया कि ऐसा नहीं कि उसको नुकसान ही हुआ है, ऐसा नहीं, उसके साथ उसको मानसिक पीड़ा भी हुई है या फिर बैंक की तरफ से किसी भी कार्य में देरी हुई है, तो इसके लिए क्या मुआवजा या कंपेंसेशन देने का आदेश भी दे सकता है। वर्तमान की बात करें, वर्तमान में जो स्कीम चल रही है मतलब आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, उसकी बात करें तो एक देश एक लोकपाल की स्कीम चल रही है 2021 में। तो अब बैंकिंग लोकपाल को एकीकृत लोकपाल में मिला दिया गया है। ग्राहक किसी भी संस्था मतलब बैंक, एनबीएफसी या भुगतान ऑपरेटर प्रणाली के खिलाफ शिकायत के लिए एक ही पोर्टल मतलब सीएमएस कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। जुर्माना और मुआवजे की बात करें तो लोकपाल द्वारा पारित अधिकतम मुआवजा 20 लाख तक हो सकता है, मतलब मुआवजा दिया जा सकता है 20 लाख तक, जो वास्तविक नुकसान पर निर्भर करता है कि नुकसान हुआ कितना है। आरबीआई के पास अलग से उल्लंघन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाने की शक्ति और भी होती है। अब हम देखेंगे कुछ संस्थान मतलब भारत के कुछ
पुनर्वित्त संस्थान की बात करें, रिफाइनेंस एजेंसीज के बारे में बात करेंगे। कई बार परीक्षा में आ जाता है कि भारत के अंदर कौन-कौन सी पुनर्वित्त संस्थाएँ ये रिफाइनेंस एजेंसी है, उनके बारे में बताएँ। जैसे पहली एजेंसी आती है हमारी कौन सी? भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसे एक्सिम बैंक भी कहते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हमारे 1982 में की गई थी, जिसका मुख्यालय हमारे मुंबई में है। स्वामित्व की बात करें तो 100% स्वामित्व भारत सरकार के पास है। मुख्य कार्य की बात करें तो निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे देश का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सके। ये हमारा एक्सिम बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक। अगली रिफाइनेंस एजेंसी आती है हमारी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहते हैं शॉर्ट में। स्थापना की बात करते हैं 1982 में स्थापना हुई थी। सिर्फ किसकी सिफारिश पे? शिवरमन समिति की सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। स्वामित्व परिवर्तन की बात करें तो शुरू में हमारे आरबीआई और भारत सरकार के अधीन काम करता था। वर्ष 2018 में भारत सरकार ने इसे खरीद लिया। अब वर्तमान में पूरी तरह से भारत सरकार के अंडर है। कौन? नाबार्ड। मुख्य कार्य की बात करें तो सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी इनको पुनर्वित्त सुविधा देता है। नाबार्ड क्या करता है? जो हमारे सहकारी बैंक साथ ही साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इनको पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करता है, ताकि हमारे कृषि और ग्रामीण विकास के लिए दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जा सके। इसके द्वारा और कौन कौन से कार्य किए जाते हैं उसकी बात करें, हमारा RIDF मतलब ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष। RIDF की स्थापना 1995 में की गई थी और ये नाबार्ड के अधीन ही कार्य करता है। इसका उपयोग उन बैंकों के द्वारा किया जाता है जो हमारे प्राथमिक सेक्टर के जो लोन होते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इनके लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते। इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले देख लिया था कि जो बैंक 40% का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते, वो अपनी शेष राशि जो लक्ष्य के अधूरी है, उस राशि को हमारे RIDF के अंदर जमा कराना पड़ता है और ये हमारे नाबार्ड के अधीन अधीन कार्य करती है। अगली हमारी रिफाइनेंस एजेंसी हमारी कौन सी? राष्ट्रीय आवास बैंक, जिसे नेशनल हाउसिंग बैंक भी कहते हैं, जिसकी स्थापना हमारे सन 1988 में की गई थी। मुख्यालय जिसका नई दिल्ली में है। स्वामित्व परिवर्तन की बात करें तो शुरू से ही ये 100% आरबीआई के अधीन काम करता था, मतलब आरबीआई के अधीन ही ये एजेंसी बनाई गई थी। वर्ष 2019 में भारत सरकार ने इसे खरीद लिया और वर्तमान में ये भारत सरकार के अधीन काम करती है। एनएचबी मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक की बात करें तो ये हमारे इसके मुख्य कार्य क्या है? आवास क्षेत्र के विकास के लिए ये पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करता है। निगरानी की बात करें तो इसके मूल्य निगरानी की, तो इसके लिए रेजिडेंस इंडेक्स जारी किया जाता है, जो हमारे क्या करता है? ये इंडेक्स क्या करता है? ये शहरों में आवासीय संपत्तियों की कीमतों में बदलाव को मापता है। इस शहरों में आवास की कीमतें किस प्रकार से बदल रही है, इस चीज को चेक करने के रेजिडेंस इंडेक्स बनाया गया है। फिर अगली आती है हमारी सिडबी। सिडबी की बात करें तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में कहते हैं सिडबी, जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी। ये हम देख रहे हैं हमारी रिफाइनेंस एजेंसियां, पुनर्वित्त संस्थान, इसका मुख्यालय हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश में। स्वामित्व की बात करें तो प्रारंभ में इसका स्वामित्व आईडीबीआई के अधीन था, मतलब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या आईडीबीआई के अधीन इसका स्वामित्व था। वर्तमान में ये भारत सरकार, एसबीआई, एलआईसी, आईडीबीआई इन सब के अधीन काम करता है। मुख्य काम की बात करें लघु उद्योग जिसमें माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस या एमएसएमईज है, इनके विकास के लिए पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध कराता कौन? सिडबी। सिडबी क्या करता है? जो हमारे लघु उद्योग है, जैसे हमारे स्मॉल माइक्रो मीडियम एंटरप्राइज एमएसएमई, इनके विकास के लिए पुनर्वित्त सुविधा देता है। दूसरे कौन कौन से काम करता है? ये कुछ सूचकांक जारी करता है, जैसे सिडबी के द्वारा क्राइस्टेक्स, CRISIDEX इंडेक्स है, जो क्या होता है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के आत्मविश्वास को मापने वाला सूचकांक होता है कि ये कितना तेजी से ग्रो कर रहे हैं। इसको मापने के लिए इंडेक्स बनाया गया CRI CRISIDEX, ये जारी किया जाता है किसके द्वारा? सिडबी के द्वारा। फिर लघु उद्योग विकास निधि की बात करें तो यह निधि क्या है? सिडबी के अधीन काम करती है। सिडबी के अधीन एक निधि है, लघु उद्योग विकास निधि, SEDF। तो विदेशी बैंक जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, वो शेष राशि इस निधि में जमा कराते हैं। विदेशी बैंक तो इसमें कराएंगे कराएंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की, लघु उद्योग विकास निधि। अब मान लीजिए कुछ लोन दे दिए जाते हैं, लेकिन वो लोन चुकाए नहीं जाते, तो उन लोनों का क्या होगा? उन लोनों को देखने के लिए हमारे एक नया कॉन्सेप्ट आता है, जिसे गैर निष्पादित संपत्तियां कहते हैं, जिसे एनपीए कहा जाता है। गैर निष्पादित संपत्तियां या एनपीए बैंक के द्वारा दिए गए ऐसे लोन या ऋण होते हैं जिनसे बैंक को कोई आय, मतलब न तो ब्याज नहीं मूलधन प्राप्त हो रहा है, मतलब न तो ब्याज मिलता है न मूलधन प्राप्त होता है, वह एनपीए कहलाते हैं। एनपीए बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा होते हैं। परिभाषा के रूप में देखें तो यदि किसी ऋण का मूलधन या ब्याज 90 दिनों तक नहीं चुकाया जाता, तो ऐसे ऋण को हम क्या कहते हैं? एनपीए की श्रेणी में डाल देते हैं।
तुलनात्मक स्थिति में देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एनपीए निजी क्षेत्र के बैंकों के एनपीए से ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक क्या है, वसूल नहीं कर पाते लोन देने के बाद। अब एनपीए का वर्गीकरण की बारे में बात करें तो आरबीआई क्या एनपीए को उनके न चुकाए जाने की अवधि और चुक वसूली की संभावना के आधार पर 4 भागों में बांटता है। भाई कितना चांस है वो चुका देंगे और वसूली की कितनी संभावना है, इसी के आधार पर 4 प्रकार के एनपीए होते हैं। पहले होता है हमारा एनपीए मतलब गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, मतलब लोन लिया और 90 दिन तक चुकाया ही नहीं, मतलब समय अवधि हो जाती है एनपीए घोषित होने के बाद कितनी, 90 दिन। फिर आती है घटिया परिसंपत्तियां, मतलब एक बार एनपीए घोषित हो गया कोई लोन, मतलब 90 दिन तक चांस ही नहीं है चुका दे, तो उसके होने के एक साल बाद मतलब 12 महीने बाद तक भी लोन नहीं चुकाया जाता, तो उसे घटिया परिसंपत्तियां कहते हैं। मतलब 90 दिन से 12 महीने, तो समझ गए आप, तो 12 महीने का समय हो गया, इन्हें कहते हैं घटिया घटिया परिसंपत्तियां। फिर संदेहास्पद परिसंपत्तियां मतलब डाउटफुल एसेट्स, घटिया परिसंपत्तियां घोषित होने के बाद क्या है उसके एक साल बाद भी नहीं चुकाया जाता, तो उन्हें डाउटफुल एसेट्स कहते हैं, मतलब 12 महीने से ज्यादा जिनको समय हो जाता है। और फिर हानि वाले एसेट्स, लॉस एसेट्स की बात करें तो ऋण को वसूलने की कोई संभावना नहीं है और इनके आंतरिक बाह्य लेखा परीक्षकों और आरबीआई के द्वारा यह हानि मान ली जाती है कि ये लोन अब नहीं आने वाला, तो जिनकी वसूली की संभावना बिल्कुल शून्य हो जाती है, वही हमारी लॉस एसेट्स या हानि वाली परिसंपत्तियां कहलाती है। अब बात करेंगे हमारी एसएमए मतलब स्पेशल मेंशन अकाउंट की बात करें तो इनका उद्देश्य क्या होता है इन अकाउंट्स का। आरबीआई ने एनपीए घोषित होने से पहले ही किसी ऋण की पहचान के लिए एसएमए फ्रेमवर्क जारी किया है। मतलब ये चांस आरबीआई लेता है कि भैया जो कोई भी लोन है एनपीए घोषित हो उससे पहले कि भैया एनपीए घोषित हो सकता है या नहीं, इसको तय करने के लिए एसएमए फ्रेमवर्क जारी किया जाता है। अभी कैसे काम करता है, ये प्रणाली क्या करती है, ऋण खातों में शुरुआती तनाव के संकेतों को पकड़ती है ताकि बैंक समय पर सुधार जैसे कार्रवाई कर सके। जैसे एसएमए 0 का मतलब 0 से 30 दिन, एसएमए 1 का मतलब 31 से 60, एसएमए 2 का मतलब 61 से 90। तो ये जब 90 दिन के बाद एनपीए होगा, लेकिन एनपीए से पहले एसएमए फ्रेमवर्क मतलब 3 तरह के फ्रेमवर्क होते हैं, एसएमए 0, 1 और 2, जिसमें 30, 60 और 90 दिन का समय होता है, जिसमें तय किया जाता है कि वो लोन आएगा या नहीं। इसी वजह से हमारे जब भी कोई लोन होता है या कोई किस्त होती है, उसके मैसेज बार-बार आने शुरू हो जाते हैं। एनपीए वसूली करने के लिए बहुत सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। तो भारत सरकार और आरबीआई ने एनपीए की समस्या से निपटने के लिए कई कानूनी और संस्थागत उपाय किए हैं। जैसे एक आता हमारा डीआरटी मतलब डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ऋण वसूली प्राधिकरण, न्यायाधिकरण की बात करें तो सन 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य क्या था, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बड़े बकायों की वसूली में तेजी लेके आना, जो बकाया चल रहे हैं उनकी वसूली में तेजी लाना इनका पहला उद्देश्य था। फिर आता है हमारा सरफासी एक्ट। सरफासी एक्ट की बात करें हमारे 2002 में आया था, जिसका पूरा नाम क्या था, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, सरफासी एक्ट कहते हैं 2002 का। इस एक्ट में क्या शक्ति थी, तो ये अधिनियम क्या करता था, बैंकों को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, ये क्या करता था, बैंकों को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना ही गिरवी रखी गई, क्योंकि लोन तो गिरवी रखी गई संपत्ति पे ही मिलता है, तो जो संपत्ति गिरवी रखी जाती है, तो गिरवी रखी गई संपत्तियों पर अधिकार करने की शक्ति देता है। क्या, तो उस संपत्ति पर बैंक अधिकार कर लेता है यदि ऋण एनपीए हो जाता है तो। बात करें प्रक्रिया की, तो बैंक के द्वारा 60 दिन का नोटिस देकर गिरवी रखी गई संपत्ति पर अधिकार कर लिया जाता है। ये एंटिटी को कहते हैं 60 दिन का नोटिस देके कि या तो पैसा चुका दो, नहीं तो वो संपत्ति हमारी हो जाएगी। जब उनकी बैंक की हो जाती है तो बैंक उसे नीलाम कर देता है और पैसा वसूल कर लेता है। बात करें हमारी परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की, तो इस अधिनियम के तहत ईआरसी की स्थापना की जाती है, जो हमारे बैंकों की खराब ऋण खरीद करके वसूली में विशेषज्ञ होते हैं। मतलब कई क्या होते हैं, पुनर्वित्त परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां होती है, वो क्या है, तो बैंकों से लोनों को खरीद लेते हैं, जो खराब लोन होते हैं उनको खरीद लेते हैं सस्ते में और उनकी वसूली करने के कार्य करते हैं। क्यों, क्योंकि वो इसके एक्सपर्ट विशेषज्ञ होते हैं। फिर एक कोड आया था हमारा 2016 के अंदर, कोड का नाम था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी कोड 2016। इस कोड का उद्देश्य क्या था, उसकी बात करें तो दिवालियापन और शोधन अक्षमता को समाधान के लिए, या दिवालियापन और शोधन अक्षमता के समाधान के लिए एक समयबद्ध मतलब टाइम बाउंड प्रक्रिया प्रदान करना। बात करें समाधान की, तो समाधान का क्या समय होता है, जिसमें कंपनी का समाधान 180 दिनों से 270 दिनों के बीच में किया जाता है। मतलब जो कंपनियां लोन ले लेती है और चुकाती नहीं है, और यदि आईबीसी के अंदर जाती है तो 180 से लेके 270 दिनों का समय दिया जाता है उनका केस सॉल्व करने का। निकाय की बात करें तो शिकायत क्या है, राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण अधिकरण एनसीएलटी में की जाती है।
जिसके बाद समाधान के लिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की नियुक्ति की जाती है और वह तय करते हैं कि इनका लोन किस तरह से पुनर्भुगतान किया जाएगा। नियमन की बात करें तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का नियमन हमारे भारतीय दिवाला और शोधन क्षमता बोर्ड आईबीबीआई के द्वारा किया जाता है। वहां से हमारी ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की नियुक्ति की जाती है। ये हमारे आईबीसी कोड 2016 है। फिर आता बैड बैंक। बैड बैंक की बात करें, हमने पहले भी देख लिया था, बैड बैंक को नैरो बैंक भी बना दिया जाता है। तो उद्देश्य क्या है बैड बैंक की? तो स्थापना हमारे 2021 में की गई थी। ये दूसरे बैड बैंक, नैरो बैंक अलग होते हैं, बैड बैंक अलग होते हैं। बैड बैंक क्या होता है? 2021 में इनकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या था? खराब ऋणों को खरीदना और वसूली में विशेषज्ञता हासिल करना, ये इनका उद्देश्य है। नाम की बात करें तो भारत में बैड बैंक का नाम राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड ये रखा गया है, NARCL, मतलब नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। काम क्या करता है? NARCL क्या करता है? बैंकों से 2 लाख करोड़ रुपए तक की एनपीए खरीद करके उनकी वसूली का प्रयास करता है। मतलब ऐसे बैंक जिनका पैसा क्या डूब चुका है, मतलब एनपीए हो चुका है। तो बैड बैंक क्या करता है? उनके लोनों को खरीद लेता है और उनकी वसूली करने का प्रयास करता है। फिर आता है हमारा एनपीसीआई, मतलब भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि भारत के अंदर जो डिजिटल भुगतान होते हैं, जैसे हमारा पेटीएम होता है, ये हमारे रुपी कार्ड होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, तो उनको प्रदान करने के लिए एक कंपनी बनाई गई है, एनपीसीआई। एनपीसीआई क्या करती है? एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान, मतलब रिटेल पेमेंट्स और निपटान प्रणाली, इसके संचालन के एक छत्र संगठन है। यह देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाली एक मुख्य संस्था है। बात करें स्थापना की तो 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। स्वामित्व की बात करें तो आरबीआई हमारा रिजर्व बैंक है और आईबीए मतलब भारतीय बैंक संघ, इन दोनों के बीच पास इसका स्वामित्व है, मतलब ये दोनों के अधीन ही काम करता है। अब हम देखेंगे एनपीसीआई कौन कौन सी सेवाएं देता है जनता को। तो एनपीसीआई ने कई प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणालियां विकसित की है, जिन्होंने क्या भारत में भुगतान के तरीके को बदल के रख दिया। एक आता हमारा इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम, मतलब आईएमपीएस। इसका पूरा नाम तत्काल मोबाइल भुगतान सेवा है। शुरुआत हमारे 2010 में की गई थी। इसकी विशेषता क्या थी? यह क्या एक तत्काल इंटरबैंक फंड ट्रांसफर होता था जो 24/7 घंटे उपलब्ध था। मोबाइल बैंकिंग आईएमपीएस पे आधारित एक सेवा है। तो यूपीआई की बात करें, ये भारत का कोई भी बंदा ऐसा मुश्किल हो जिसको इसके बारे में पता ना हो। यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। विशेषता क्या है? तो ये हमारा तत्काल भुगतान सेवा है, जिसने क्या डिजिटल भुगतानों को अत्यधिक सरल बना दिया है। इसमें क्या बैंक अकाउंट को मोबाइल एप्लीकेशन से जोड़ दिया जाता है। भुगतान की बात करें तो सीधा दो बैंकों के बीच में भुगतान होता है। जैसे वर्तमान में मोबाइल जो वॉलेट होता है, इसकी आवश्यकता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सीधे बैंकों में सीधे सीधा लेन देन होता है यूपीआई के जरिए। फिर आता है रूपी कार्ड। शुरुआत 2012 में की गई थी हमारे रूपी कार्ड की। विशेषता की बात करें तो भारत का खुद का स्वदेशी कार्ड है। इसने क्या भारत की विदेशी कार्ड जैसे मास्टर, वीजा, इन पर जो निर्भरता है उसको कम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर एनएसीएच नेशनल ऑटोमेटिक ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। एनएसीएच की बात करें, इसका पूरा नाम है हमारा राष्ट्रीय स्वचालित शोधन गृह। विशेषता की बात करें तो इसका प्रयोग बड़े बड़े लेन देन और बार बार होने वाले भुगतानों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग है बड़े बड़े लेन देन और बार बार होने वाले जो भुगतान होते हैं इनके लिए किया जाता है। ये क्या एक साथ एक से अधिक बैंक अकाउंट में रुपए भेजने के लिए उपयोग लिया जाता है। ये क्या है एक साथ एक से अधिक जो बैंक होते हैं, जैसे हमारी सैलरियां होती है और बहुत सारी सब्सिडियां होती है, इनका भुगतान करने के लिए एनएससीएच का उपयोग किया जाता है। जैसे सब्सिडी का भुगतान, वेतन का भुगतान, इसके लिए हमारा एनएससीएच काम करता है। फिर एनएफएस की बात करें तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच, राष्ट्रीय वित्तीय स्विच की बात करें तो ये एक तरह का नेटवर्क होता है जिसके माध्यम से देश भर में स्वचालित गणक मशीन जो हमारे एटीएम है इनको जोड़ा जाता है। किसके जरिए? एनएफएस नेशनल फाइनेंशियल स्विच। जिससे क्या है, किसी भी बैंक का ग्राहक किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकाल सकता है। ऐसा नहीं है कि उसी बैंक से निकाले। सीटीएस आता है, सीटीएस चेक ट्रांकेशन सिस्टम। बात करें इसकी तो यह क्या करता है? ये चेक को भौतिक रूप से एक बैंक से दूसरे बैंक तक भेजने की प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त कर देता है और चेक की डिजिटल कॉपी या छवि तैयार की जाती है और उसे ही संबंधित बैंक को भेज दिया जाता है। जिससे क्या क्लियरिंग मतलब समाशोधन की प्रक्रिया क्या होती है? तेज हो जाती है। फिर भीम ऐप की बात करें तो भीम ऐप क्या करता है? इसका पूरा नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप का पूरा नाम क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम। कई सुविधाएं मिलती है, मतलब कई छूट मिलती है इससे। विशेषता की बात करें तो ये मोबाइल भुगतान के लिए विकसित की गई एक आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन है भीम ऐप, जो हमारे यूपीआई प्लेटफॉर्म पे काम करती है। फिर आता है फास्टैग। फास्टैग तो गाड़ियों के अंदर काम आता है, आपने देखा होगा। विशेषता की बात करें तो इसका प्रयोग हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग पर
टोल प्लाजा पर स्वचालित टोल भुगतान के लिए किया जाता है, जिससे हमारे यातायात का प्रवाह सुचारू बन सके। तो भारत पे लिमिटेड की बात करें, भारत बिल पे लिमिटेड, इसका उपयोग क्या बिल भुगतान जैसे हमारे पानी, बिजली, गैस, टीटीएस इनके लिए किया जाता है, जो हमारे एकीकृत और इंटरऑपरेबल प्रणाली है, इसका हिस्सा बनता है हमारे कौन? भारत बिल पे। फिर एनपीसीआई की बात करें, एनपीसीआई इंटरनेशनल लिमिटेड की बात करें, इसका परिचय की बात करें, तो ये एनपीसीआई एनपीसीआई की एक सहायक कंपनी है, कौन? एनपीसीआई इंटरनेशनल लिमिटेड। इसका उद्देश्य यूपीआई, रुपे कार्ड जैसे जो है स्वदेशी भुगतान प्रणाली है, इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध करना और अन्य देशों को इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने में मदद करना। मतलब देखें तो एनपीसीआई इंटरनेशनल लिमिटेड भारत बिल पे लिमिटेड के अधीन ही काम नहीं करता है, बल्कि दोनों ही क्या है एनपीसीआई की सहायक कंपनियां, आपसे याद रखेंगे कि एनपीसीआई इंटरनेशनल लिमिटेड, कहीं आपसे पूछा जाए भारत बिल पे लिमिटेड इसके अधीन काम करता नहीं। अब हमने क्या है इस एक लेक्चर के जरिए जो हमारे बैंकिंग सेक्टर के अन्य जो संस्थान थे, पुनर्वित्त संस्थान थे, इनके बारे में बहुत सारे जो एनपीए कॉन्सेप्ट थे, आईडीबीआई, तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिनको कवर हमने पिछले लेक्चर में नहीं किया था, उनको हमने इस लेक्चर के जरिए जानने की कोशिश की थी। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।